Hello बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला. दिस इज नैन्सी डेला एंड टुडे वी विल डिस्कस द 7th लेक्चर ऑफ द चैप्टर एवोल्यूशन. तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार हम देखते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था. हम पढ़ रहे थे थियरीज ऑफ एवोल्यूशन. थियरीज ऑफ एवोल्यूशन के अंदर हमने दो इंपॉर्टेंट थियरी को कवर कर लिया था. सारी की सारी हमने पोस्टुलेट्स देखी थी उनके बारे में एंड ड्रॉबैक्स देखी थी. जो पहली थियरी थी वो थी लैमार्किज्म, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, लैमार्किज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. एंड जो सेकंड जो थ्योरी पढ़ी थी वो थी डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, दोनों थ्योरी के हमने पोस्टुलेट्स देखे थे, किस तरीके से डिसअप्रूव की, क्या क्या कमियां थी, ये सारी की सारी चीजें हमने देख ली थी पिछले लेक्चर के अंदर. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर के अंदर हम दो और इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. और जो पहली थ्योरी है वो है म्यूटेशन थ्योरी. ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं आज के लेक्चर के अंदर क्या क्या चीजें कवर होंगी. आज के लेक्चर के अंदर चीजें कवर होंगी, एक तो होगी म्यूटेशन थ्योरी और जो दूसरी जो थ्योरी होगी दैट इज नियो डार्विनिज्म. ठीक है, नियो डार्विनिज्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो डार्विन की जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ऑलराइट, जो डार्विन जो थ्योरी थी उसके अंदर जो मेन जो ड्रॉबैक्स थी वो क्या थी. एक तो उन्होंने म्यूटेशन का बिल्कुल जिक्र नहीं किया था. ठीक है, उन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में तो बता दिया था लेकिन अराइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में नहीं बताया था. वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि प्रेजेंस ऑफ जो बॉडी के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन की क्या प्रेजेंस क्यों है, जो प्रेजेंस ऑफ सुपर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन उनकी प्रेजेंस क्यों है. तो ये सारी की सारी चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. और इसी के साथ उन्होंने बोला था कि जो यूनिट है एवोल्यूशन की वो स्पीशीज है. ठीक है, तो म्यूटेशन को डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और म्यूटेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था किसने, म्यूटेशन थ्योरी के अंदर. और किसने किया था, ह्यूगो डी वेरीज. ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, तो आज लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले दो इंपॉर्टेंट थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी या नियो डार्विनिज्म, यानी कि जिसको मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं, सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं एंड नियो डार्विनिज्म कहते हैं. ठीक है, डार्विन की जो थ्योरी थी उसी को कुछ मॉडिफाई कर दिया. नियो डार्विनिज्म के अंदर म्यूटेशन को भी इंक्लूड किया है और कुछ कुछ अलग अलग साइंटिस्ट थे जैसे कि मेयर लगा लो एंड सीवॉल राइट, ये सारे के सारे साइंटिस्ट की भी जो भी कंट्रीब्यूशन था, एक्सपेरिमेंट था, उसको इन्वॉल्व किया गया. ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर है बिल्कुल खत्म होने की कगार के ऊपर है. ऑलराइट, एक थ्योरीज खत्म कर लेंगे हम और हम करेंगे सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन के कुछ टाइप्स, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल और ह्यूमन का एवोल्यूशन बचेगा. ठीक है, तो जल्दी से शुरू की करते हैं अब अपना लेक्चर. और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है. क्या आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, रिवाइज कर रहे हैं या नहीं, कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं, क्या लगता है आपको. ठीक है, आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मुझे भी पता चले. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं म्यूटेशन थ्योरी के बारे में. और जल्दी से आप हेडिंग बनाइए म्यूटेशन थ्योरी. ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी के बारे में हम लिखते हैं कि म्यूटेशन थ्योरी है वो क्या थी. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है बच्चे म्यूटेशन थ्योरी, क्योंकि सबसे पहले म्यूटेशन का जो यूज़ है वो किसने किया था, ह्यूगो डी वेरीज ने. ठीक है, तो प्रपोज्ड बाय, एक तो साइंटिस्ट का नाम हम लिखेंगे, किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था. तो ये किसने प्रपोज किया था, इट इज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी वेरीज. ठीक है, ह्यूगो डी वेरीज साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको प्रपोज किया था. और जो प्लांट का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो प्लांट, जिस प्लांट के ऊपर ह्यूगो डी वेरीज ने एक्सपेरिमेंट किया था दैट इज नोन एज इवनिंग प्राइम रोज, और उसका साइंटिफिक नेम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए. ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी वेरीज, और मतलब जो प्लांट यानी कि जो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, एक्सपेरिमेंटेड ऑन प्लांट. ठीक है, कौन सा प्लांट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्लांट का नाम याद रखना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो प्लांट का जो नाम है बच्चे वो है इवनिंग प्राइम रोज. ठीक है, नाम तो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इवनिंग प्राइम रोज. ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज इनिथेरा लैमार्कियाना. ठीक है, ये जो साइंटिफिक जो नेम है बच्चे ये भी जरूर से जरूर आपको याद होना चाहिए. ठीक है, जो म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी वेरीज ने दी थी, एक्सपेरिमेंट किया था किस प्लांट के ऊपर, एक्सपेरिमेंट किया था इवनिंग प्राइम रोज के ऊपर. ठीक है, अब देखो एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया था. अगर आपको एक्सपेरिमेंट बहुत बखूबी से आ गया तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये चीज़ें आसान हो गई है. ठीक है,
आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक्सपेरिमेंट क्या था। देखो, एक्सपेरिमेंट ये था बच्चे, इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है। प्लांट कौन सा था? इवनिंग प्राइम रोज। प्लांट कौन सा था? इवनिंग प्राइम रोज। जेनेटिक्स आपने कवर कर ली है, क्या आपको पता है सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, मतलब जो स्टिग्मा भी एक ही प्लांट का होगा और एंथर भी क्या होगा? एक ही प्लांट का होगा, ठीक है। तो जो पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अब देखो कि इवनिंग प्राइम रोज के ऊपर इन्होंने क्या किया था? काम किया था, ठीक है। अब इस इवनिंग प्राइम रोज की इन्होंने क्या की? मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कराई, ठीक है। क्या कराई बच्चे? सेल्फ पॉलिनेशन। तो इन्होंने देखा कि जो F1 जो जनरेशन है, जो F1 जनरेशन के अंदर इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मेजोरिटी है F1 जनरेशन के अंदर, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि भैया जो मेजोरिटी है वो क्या है बच्चे? सिमिलर टू पेरेंट्स, ठीक है। मेजोरिटी क्या है? सिमिलर है टू पेरेंट्स। मेजोरिटी इज सिमिलर टू पेरेंट्स, या फिर आप क्या कह सकते हो? बहुत ही फ्यू वेरिएशंस है, ठीक है। बहुत ही क्या है बच्चे? फ्यू वेरिएशन है। ऑलमोस्ट क्या दिखते हैं? सेम ही दिखते हैं, फ्यू वेरिएशन। लेकिन जो माइनॉरिटी है, ठीक है, मतलब मेजोरिटी यानी कि मतलब जो मैक्सिमम जो F1 जो जनरेशन है बच्चे, वो सिमिलर थी पेरेंट्स के, ठीक है, या फिर बहुत ही कम क्या थी? वेरिएशन थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसकी माइनॉरिटी, यानी कि माइनॉरिटी के अंदर जो F1 जनरेशन थी, ये क्या शो कर रही थी? मेजर वेरिएशंस। ये क्या शो कर रही थी बच्चे? ये शो कर रही थी मेजर वेरिएशन। मेजर वेरिएशन का मतलब है कि जो जनरेशन की, जो मैं माइनॉरिटी की बात करूं, जैसे सपोज यहाँ पे 100 प्लांट है, ठीक है। 100 प्लांट में अगर मैं ये बात करूं कि जो 90 है बच्चे, वो तो मेजॉरिटी सिमिलर है किसके? पेरेंट्स के। लेकिन अगर मैं 1% की बात करूं, 1% मेजर वेरिएशन शो कर रही है। मेजर वेरिएशन का मतलब यहाँ पर जो फ्लावर है, फ्लावर की शेप अलग हो गई, ठीक है, फ्लावर की पोजीशन अलग हो गई, ठीक है, मतलब क्रोमोसोम नंबर ही चेंज हो गया। स्टार्टिंग के अंदर जो इवनिंग प्राइम रोज है, इवनिंग प्राइम रोज का जो क्रोमोसोम नंबर है बच्चे, वो क्या था? डिफरेंट था। लेकिन अगर मैं माइनॉरिटी की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो फ्लावर की जो बच्चे पोजीशन है वो अलग थी, ठीक है। फ्लावर की क्या है बच्चे? पोजीशन वो अलग थी। और इसी के साथ साथ अगर मैं सीड की, अगर मैं शेप की अगर मैं बात करूं, ये भी क्या थी? मतलब अलग थी, ठीक है। तो अब इन्होंने इतना ऑब्जर्व किया। देखो, क्या आपको याद है जब हमने डार्विन थ्योरी पढ़ी थी, डार्विन थ्योरी ने क्या ऑब्जर्व किया था? डार्विन ने ये बताया था, उनकी जो थर्ड पोस्टुलेट थी, उन्होंने ये बताया था कि जो स्पीशीज है, स्पीशीज के तो दो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो सेम नहीं होते, ठीक है। एक स्पीशीज के दो इंडिविजुअल सेम नहीं होते, उनमें कुछ कुछ वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जनरेशन होती है जो कि सिमिलर होती है पेरेंट्स के अंदर, कुछ ऐसी होती है जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा मेजर वेरिएशन देखते हैं। तो जो मेजर वेरिएशन जो शो करती थी, उसको तो उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया और वो बोला कि ये तो स्पॉट है। लेकिन जो बहुत ज्यादा मैक्सिमम जो मतलब सिमिलर थे पेरेंट्स के, उन्होंने देखा इनमें कुछ कुछ वेरिएशंस हैं, ठीक है। उन कुछ वेरिएशंस में उन्होंने क्या बोला था? कुछ हार्मफुल वेरिएशंस है, कुछ यूजफुल वेरिएशंस है। यूजफुल वेरिएशन को उन्होंने क्या बोला था? एडेप्टेशंस बोला था, यानी कि एडेप्टिव वेरिएशंस बोला था। और यही क्या होती रहेंगी? जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेट होती जाएंगी और अल्टीमेटली एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। यही तो समझाया था डार्विन जी ने। मतलब आपको पता है ना, जिस थ्योरी के बारे में अभी मैंने बोला है, वो सुनी सुनी से लग रही है नहीं लग रही? लग रही है नहीं लग रही? लग रही होगी, ठीक है। तो देखो, यहां पर म्यूटेशन थ्योरी की अगर मैं बात करूं, तो म्यूटेशन के अंदर क्या म्यूटेशन थ्योरी ने क्या किया? जो चीज डार्विन जी ने नेग्लेक्ट करी थी ना, इग्नोर करी थी, बोला था ये तो स्पॉट है, उनने उसी में इनको बहुत मजा आया, ठीक है। उन्होंने देखा कि यार जो माइनॉरिटी है, मतलब जो माइनॉरिटी जो F1 जनरेशन है, ये मेजर वेरिएशन शो करती है, इनमें इनको बड़ा मजा आया। ये कह रहे कि इनकी फ्लावर की पोजीशन चेंज हो गई, सीड की शेप चेंज हो गई, क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है। तो इन्होंने फिर क्या किया? इसकी फिर से क्या करा दी? सेल्फ पोलिनेशन। इस जनरेशन की फिर से क्या करा दी बच्चे? सेल्फ पोलिनेशन करा दी। अब जो F2 जनरेशन इन्होंने देखा, जो F2 जनरेशन थी, F2 जनरेशन में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया बच्चे, जो मेजॉरिटी है फिर से क्या है? सिमिलर टू पेरेंट्स, ठीक है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी इज सिमिलर टू पेरेंट्स।
जो मेजोरिटी है वो क्या है बच्चे, इट इज सिमिलर टू पेरेंट्स, या फिर ये बहुत ही कम क्या शो करती है, वेरिएशन शो करती है, ठीक है, वेरिएशन शो करती है। लेकिन फिर से अगर मैं बात करूं माइनॉरिटी, फिर से अगर आगे बच्चे माइनॉरिटी, और ये जो माइनॉरिटी है बच्चे, ये फिर से क्या हो गया बच्चे, और ज़्यादा मतलब वेरिएशन शो करने लगे। यानी कि यहाँ पर भी इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फ्लावर की जो पोजीशन है वो अलग हो गई, ठीक है, सीड का जो शेप है, सीड का जो शेप है, जो साइज है, उसमें भी क्या देखने को मिला। क्रोमोसोम नंबर भी इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार जो क्रोमोसोम जो नंबर है वो भी क्या है बच्चे, डिफरेंट है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर भी क्या है, डिफरेंट है। मेरी बात आप ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। एक्सपेरिमेंट अगर आपको समझ में आ गया तो म्यूटेशन थ्योरी की जो पोस्टुलेट्स हैं वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो डार्विन जी ने क्या बोला कि जो एवोल्यूशन है ना वो क्या है बच्चे, मतलब एक स्लो प्रोसेस है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। यही तो उन्होंने बोला कि मतलब टाइम टू टाइम, जनरेशन टू जनरेशन यूजफुल वेरिएशन एक्यूमुलेट होती रहेंगी और लास्ट में जाके एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। ये डार्विन ने अपनी थ्योरी के अंदर कहा था, ठीक है। लेकिन जो हुगो डी वेरिस थे, इन्होंने किस तरीके की ऑब्जर्वेशन बनाई, इन्होंने देखा कि इन्होंने एक प्लांट लिया इवनिंग प्राइमरोज, जिसका नाम था इनिथेरा लैमार्कियाना, ये एक साइंटिफिक नेम है। इन्होंने ये प्लांट लिया, इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराई। सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि यार जो F1 जो जनरेशन है उसकी जो माइनॉरिटी है ना, माइनॉरिटी तो बहुत ज़्यादा ही वेरिएशन शो करती है। यानी कि इसकी फ्लावर की पोजीशन, सीड का शेप, सीड का साइज, क्रोमोसोम नंबर सब कुछ डिफरेंट है। लेकिन जो मैक्सिमम जो F1 जनरेशन है वो सिमिलर है पेरेंट्स के, या फिर बहुत ही कम वो वेरिएशन शो करती है। तो डार्विन जी का जो ध्यान है ना वो इस पर नहीं गया, हुगो डी वेरिस का ध्यान इस पर नहीं गया था, डार्विन जी ने सिर्फ इसी के ऊपर फोकस किया था, ठीक है। अब देखो फिर से इन्होंने F2 जनरेशन निकाली हुगो डी वेरिस ने, और क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन कर दिया। अब सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद जो F2 जनरेशन जो मिली है, ये जो F2 जनरेशन है बच्चे, ये क्या हुआ है, ये जो F2 जनरेशन है इसके अंदर फिर से जो मेजॉरिटी जो F2 जनरेशन है वो पेरेंट्स के सिमिलर थी। लेकिन बच्चे ये जो चीज है, माइनॉरिटी जो F2 जनरेशन थी, ये क्या कर रही थी, ये शो कर रही थी फ्लावर की पोजीशन, सीड का शेप, सीड का जो साइज है, ये सारी की सारी चीजें क्या थी, अलग थी। ये सारी की सारी चीजें क्या थी, अलग थी, ठीक है। तो डार्विन जी, जो बार बार डार्विन जी का नाम याद आ रहा है, ठीक है, तो हुगो डी वेरिस ने क्या कंक्लूड किया, उन्होंने कंक्लूड किया कि जो एकदम से ये जो फिनोटाइप के अंदर जो चेंज हुआ है ना, जैसे फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल कैरेक्टर की अपीयरेंस, ठीक है, यानी कि जो एकदम जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ मतलब चेंज आ गया, ठीक है। और जो चेंज आ गया है इसी को हुगो डी वेरिस ने बोला म्यूटेशन। जो म्यूटेशन हुई है ना बच्चे, ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब बहुत स्लोली हुई, जी नहीं, बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ही एक न्यू स्पीशीज बन गई। म्यूटेशन का मतलब इन्होंने क्या बताया कि एक सडन प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि कुछ मॉलिक्यूलर चेंज हो गया है किसके अंदर, डीएनए के अंदर, और ये बहुत रेयर है, ठीक है, और रैंडम है, डायरेक्शनलेस है, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल है, ऑलराइट। और ऐसा नहीं है कि जो म्यूटेशन है बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 10,000 इंडिविजुअल में, मतलब बहुत ही रेयर है जो म्यूटेशन हुई है। मैक्सिमम जो म्यूटेशन होती है वो हार्मफुल होती है, मैक्सिमम म्यूटेशन क्या होती है, वो हार्मफुल होती है। लेकिन मतलब उसमें से फॉर एग्जांपल 10,000 म्यूटेशन में एक ऐसी म्यूटेशन होगी जो यूजफुल होगी, और ये यूजफुल म्यूटेशन ही क्या करेगा, नेचर सिलेक्ट करेगा। सिर्फ इतनी सी बात बताई किसने, इतनी सी बात बताई हुगो डी वेरिस ने। जल्दी से इसका आप स्नैप लीजिए। अगर आपको एक्सपेरिमेंट नहीं समझ में आया तो आपको पोस्टुलेट समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं साइड हो जाती हूँ, जल्दी से आप इसका स्नैप लीजिए, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम फिर करेंगे आगे म्यूटेशन थ्योरी की क्या क्या पोस्टुलेट्स है, ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी की क्या क्या पोस्टुलेट्स है हम ये देखेंगे। मतलब ये एकदम सडन चेंज हो गया, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकदम सडन चेंज हो गया है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है। जल्दी से आपने ये लिख लिया होगा, अब लिख लिए पोस्टुलेट्स ऑफ
पोस्टुलेट्स ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, जो ये म्यूटेशन जो थ्योरी है इसकी क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं अब हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया भाई, इन्होंने बताया कि म्यूटेशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। म्यूटेशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन के अंदर। देखो यहां पर जो यूनिट ऑफ जो एवोल्यूशन है ना बच्चे, वो क्या है, बहुत अच्छे से नियो डार्विनिज्म के अंदर भी हम देखेंगे कि नियो डार्विनिज्म के अंदर जो जो अच्छी चीज थी ना, देखो जो डार्विन जो थ्योरी के अंदर जो जिस बात से हम ज्यादा कन्विंस हो रहे थे नेचुरल सिलेक्शन से, एक तो वो नियो डार्विनिज्म के अंदर इंक्लूड करेंगे, और दूसरा म्यूटेशन का हम कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ गए हैं, हुगो डी वेरीज ने जो दिया है। और ये दोनों चीज तो मेन कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कमेंट बॉक्स में कि जो डार्विन जो थ्योरी है उसके 2 की कॉन्सेप्ट क्या थे, तो डार्विन थ्योरी के 2 की कॉन्सेप्ट क्या थे, एक तो ब्रांचिंग डिसेंट, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। ये तो आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। अब इन्होंने क्या बोला, जो म्यूटेशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन के अंदर जो अल्टीमेट जो सोर्स है वेरिएशन का वो क्या है बच्चे, म्यूटेशन। अगर मैं बात करूं म्यूटेशंस क्या है, ठीक है, म्यूटेशन का अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि म्यूटेशन हम बोलते किसको है, तो देखो जो म्यूटेशन है बच्चे, म्यूटेशन इट इज सडन चेंज। मतलब म्यूटेशन क्या है बच्चे, ये सडन चेंज है। ठीक है, एकदम ऐसा नहीं कि मतलब ग्रेजुअली होता रहेगा। अगर विद इन नेक्स्ट जनरेशन ही एक न्यू स्पीशीज बन जाएगी, और जो न्यू स्पीशीज है वो पेरेंट जनरेशन से बिल्कुल क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, तो इट इज द सडन चेंज इन मॉलिक्यूलर डीएनए। ठीक है, जो सडन चेंज हो जाएगा किसके अंदर, इट इज अ सडन चेंज इन द मॉलिक्यूलर डीएनए के अंदर सडन चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो फिनोटाइप है यानी कि जो फिजिकल जो अपीयरेंस है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जीनोटाइप है वो क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो म्यूटेशन अल्टीमेट सोर्स है वेरिएशन का पॉपुलेशन के अंदर, इट इज अ सडन चेंज इन द मॉलिक्यूलर डीएनए। ऑलराइट, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो म्यूटेशंस हैं, ठीक है, म्यूटेशन आर, ठीक है, म्यूटेशन आर रेयर, बहुत ही रेयर है, रैंडम है, बिल्कुल रैंडम है, एंड नॉन डायरेक्शनल। और क्या है बच्चे, नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, और क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। और जो मतलब म्यूटेशन, और देखो म्यूटेशन अगर मैं बात करूं, अगर जस्ट सपोज म्यूटेशन 10,000 म्यूटेशन हो गई, ठीक है, तो जो यूजफुल जो म्यूटेशन होती है वो मतलब लेस देन 1%। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 55,000 है, ठीक है, मतलब जो भी FN जनरेशन हुई वो 55,000 65,000 के आसपास है। तो मतलब मेजॉरिटी, अगर मैं मेजॉरिटी की अगर बात करूं तो मैक्सिमम है वो तो सिमिलर टू रहेगी पेरेंट्स की। ठीक है, या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़े मोटे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो 700-800 जो इंडिविजुअल है, यानी कि जो लेस देन 1% जो इंडिविजुअल है, 700 to 800 जनरेशन, उनके अंदर जैसे ही कुछ एनवायरनमेंट से एक्सपोज हुआ तो मतलब कुछ ऐसा हुआ कि उनके डीएनए के अंदर चेंज आ गया। जब डीएनए के अंदर चेंज आ गया तो विद इन जो नेक्स्ट जो मतलब बिल्कुल नेक्स्ट जो जनरेशन होगी वो क्या होगी, एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन करेगी जो कि पेरेंट्स से बहुत अलग होगी। ठीक है, तो जो म्यूटेशन है वो क्या है, रेयर है, रैंडम है, नॉन डायरेक्शनल है, सडन चेंज होता है मॉलिक्यूलर डीएनए के अंदर। यहाँ पे लिख सकते हो दैट कॉज चेंज इन द फिनोटाइप, दैट कॉज चेंज इन द फिनोटाइप। ठीक है, चेंज इन फिनोटाइप, जिससे कि फिनोटाइप चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो म्यूटेशन है बच्चे, अगर मैं बात करूं जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन आर वेरी फ्यू, बहुत कम है म्यूटेशन आर वेरी फ्यू एंड मोस्टली हार्मफुल। जो म्यूटेशन है वो वेरी फ्यू हैं और वो क्या है, मतलब मोस्टली हार्मफुल है। ओनली द यूजफुल वेरिएशन गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 म्यूटेशन हुई है तो उसमें से यानी कि सिर्फ एक ऐसी म्यूटेशन होगी जो कि यूजफुल होगी। ठीक है, ओनली द यूजफुल म्यूटेशन, only the useful mutation get selected by nature। जो
नेचर क्या करेगा, उसको सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि नेचुरल सिलेक्शन ओनली ऑपरेट ऑन द यूजफुल वेरिएशंस। ठीक है, यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हो कि नोट क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन, जो नेचुरल जो सिलेक्शन है ओनली ऑपरेटेड, जो नेचुरल सिलेक्शन है वो कहाँ पर ऑपरेट होगा, नेचुरल सिलेक्शन ओनली ऑपरेटेड इन यूजफुल वेरिएशन, जो यूजफुल वेरिएशन है वहीं पर क्या होगा, ये ऑपरेट होगा। मेरी बात समझ में आई? देखो सिंपल सी बात है, उन्होंने देखा कि यार मतलब जितनी भी जो पॉपुलेशन उन्होंने ली थी, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन कराया उन्होंने, और सेल्फ पोलिनेशन कराने के बाद उन्होंने क्या देखा कि देखो सेल्फ पोलिनेशन तो हो गया, जो F1 जनरेशन मिली है उसमें से जो 50,000 है, 50,000 तो बिल्कुल सिमिलर है टू द पेरेंट्स, लेकिन पूरी की टोटल पॉपुलेशन में 50,000 देखूं उसमें से मैक्सिमम क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे पेरेंट्स के, लेकिन कुछ यानी कि 500 से 600 ऐसे ऑफस्प्रिंग होंगे जो कि पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होंगे। क्यों अलग होंगे? क्योंकि डीएनए के अंदर एक चेंज आ गया जिसकी वजह से एक न्यू स्पीशीज बन गई है। ठीक है, तो यही बताया है कि ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो म्यूटेशंस होते हैं वो यूजफुल होते हैं, जी नहीं, जो म्यूटेशन होते हैं बहुत फ्यू होती हैं। ठीक है, और बहुत फ्यू होती हैं, और ये क्या कहेंगे, सिलेक्टेड बाय नेचर, नेचर इनको सिलेक्ट करेगा। नेचुरल सिलेक्शन ओनली ऑपरेटेड इन द यूजफुल वेरिएशन, जो यूजफुल वेरिएशन होंगी वही नेचर सिलेक्ट करेगा, यूजफुल जो वेरिएशन होंगी वही क्या करेगा, नेचर सिलेक्ट करेगा। तो अगर मैं यहां से बात करूं अकॉर्डिंग टू म्यूटेशन थ्योरी, जो एवोल्यूशन है ये क्या है बच्चे, एक जर्की प्रोसेस है। जर्की प्रोसेस का मतलब क्या है, म्यूटेशन हुई, सडन चेंज हुआ, सडन चेंज होने के बाद एक न्यू स्पीशीज फॉर्म फ्रॉम द ओल्ड स्पीशीज, एक न्यू स्पीशीज का बनना शुरू हुआ होगा फ्रॉम द ओल्ड स्पीशीज इन द वेरी नेक्स्ट जनरेशन, एक वेरी नेक्स्ट जनरेशन में ही, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन में, ऐसा नहीं कि जैसे कि डार्विन बोलते गए कि हर एक जो जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन यूजफुल वेरिएशन का एक्यूमुलेशन होगा। जब यूजफुल वेरिएशन का एक्यूमुलेशन होगा तब जाके एक न्यू स्पीशीज बनेगी, जी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वेरी नेक्स्ट जनरेशन अगर डीएनए के अंदर चेंज हो गया तो बिल्कुल फिनोटाइप चेंज हो गया, और ये फिनोटाइप चेंज हो गया तो एक न्यू स्पीशीज बन गई जिसका क्रोमोसोम नंबर भी डिफरेंट था, फिजिकल अपीयरेंस भी बिल्कुल डिफरेंट थी। तो यही किसने समझाया, यही समझाया हुगो डी वेरीज ने, किसका एग्जाम्पल लेके, एक्सपेरिमेंट किया था उनिथेरा लेमार्कियाना के ऊपर और सेल्फ पोलिनेशन किया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से इसका स्नैप लीजिए। डायरेक्ट आपसे पूछेंगे कि पोस्टुलेट्स क्या क्या है म्यूटेशन थ्योरी की, ठीक है, क्या क्या पोस्टुलेट्स है म्यूटेशन थ्योरी की, तो आपने ये सारी की सारी लिखनी पड़ेंगी। सारी की सारी ये लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। जैसे कि एक जनरेशन भले ही देख दूसरा प्लांट था, म्यूटेशन हुआ, भले ही 10,000 में एक ही बार हुआ, लेकिन वो सडनली एक नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलो जल्दी से लिखिए। ठीक है, चलो यहां पर लिख देती हूं मैं कि अकॉर्डिंग टू हुगो डी वेरीज, अकॉर्डिंग टू म्यूटेशन थ्योरी, एवोल्यूशन इज अकॉर्डिंग टू हुगो डी वेरीज, या फिर आप लिख सकते हो म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुगो डी वेरीज म्यूटेशन थ्योरी, evolution is a quick and jerky process. Evolution is a quick and jerky process in which according to Hugo de Very's mutation theory, evolution is a quick and jerky process in which a new species is formed, a new
स्पीशीज इज फॉर्म्ड, चाहे वो भले ही कम मतलब 10,000 में सिर्फ एक यूजफुल हो, लेकिन स्टिल यूजफुल तो वेरिएशन है ना, एक न्यू स्पीशीज तो वो बनाएगी. So according to Hugo de Vares mutation theory, evolution is a quick and jerky process in which a new species is formed from old species in very next generation. In a very next generation. ठीक है, in a very next generation. ठीक है, तो ये किसने बोला था? और ही टर्म्ड म्यूटेशन एज साल्टेशन, मतलब उन्होंने क्या बोला था, एक टर्म दिया था साल्टेशन. यानी कि देखो ना, स्पीशीज से एकदम से क्या कर गई भाई, जंप कर गई. पहले जब पिछले वाले जनरेशन में कुछ और था, लेकिन जैसे ही सडन कुछ चेंज आया डीएनए के अंदर, यानी कि एकदम से ही स्पीशीज जंप कर गई, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन को हम साल्टेशन बोलते हैं. ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए. अब हम एक नेक्स्ट बनाते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ, किसके बारे में भाई, एग्जाम्पल्स हम देखेंगे ना, कैसे मान ले हम ये सारी की सारी चीजें. एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूटेशन थ्योरी. जो म्यूटेशन जो थ्योरी है बच्चे, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, तो देखो म्यूटेशन है थ्योरी की क्या क्या एग्जाम्पल है. देखो मतलब सबसे पहले इट explained the presence of vestigial and super specialized organ. Presence of vestigial and super specialized ऑर्गन, जैसे हमने एंटिलर्स को देखा था मेल डियर के अंदर. ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन तो अभी भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो देखो जो म्यूटेशन होती है, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसा चेंज होता है जिसकी वजह से मतलब डीएनए के अंदर सडन कुछ चेंज आता है और एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाती है. यहाँ पर अगर वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, मतलब अगर वेस्टिजियल ऑर्गन की प्रेजेंस है और सुपर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जो प्रेजेंस है, ये किस तरीके से एक्सप्लेन करी, मतलब ये चीज अभी एक्सपोज ही नहीं हुई है एक न्यू एनवायरनमेंट में. अगर जब सपोज एक न्यू एनवायरनमेंट के अंदर ये एक्सपोज हो गई होती तो एक डीएनए के अंदर सडन चेंज आ जाता, तो हो सकता है जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो क्या हो जाते, डिसअपीयर हो जाते. ठीक है, जो सुपर स्पेशलाइज्ड जो ऑर्गन है वो डिसअपीयर हो जाते. तो इसका मतलब क्या है कि डीएनए के अंदर ऐसा कोई चेंज ही नहीं आया है. अगर डीएनए के अंदर कुछ चेंज आ जाता तो इसका मतलब क्या होता कि ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन है और जो सुपर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है ये क्या हो जाते बच्चे, डिसअपीयर हो जाते. क्या ये बात समझ में आई? सेकंड अगर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पॉलीप्लॉइडी इज वेरी कॉमन. जो मतलब क्रोमोसोम के अंदर मतलब नंबर एकदम चेंज हो जाता है, क्यों? क्योंकि कुछ म्यूटेशन होती है. और ये जो पॉलीप्लॉइडी इज वेरी कॉमन इन प्लांट्स, जो पॉलीप्लॉइडी है बहुत ज्यादा कॉमन है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ एक थर्ड एग्जाम्पल की, फॉर्मेशन ऑफ एनकॉर्न शीप. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एनकॉर्न शीप. देखो अब क्या होता है, देखो जैसे अगर मैं बात करूं शीप है, उसकी अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो मतलब पहले लंबी लंबी टांग थी. ठीक है, अब जो कि फेंसेस को इजीली क्रॉस करके इधर उधर चले जाते थे, लेकिन कुछ ऐसा एक्सपोजर हुआ कि डीएनए के अंदर सडन चेंज हो गया कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एकदम से मतलब ऐसी हुई जिसकी शॉर्ट लेग्ड शीप. ठीक है, शॉर्ट लेग्ड शीप क्या हुई, मतलब पैदा हो गई. अब उसकी अलग से क्वालिटीज थी, किस तरीके से कि वो जो फेंसेस है उसको क्या कर नहीं कर पाती, वो क्रॉस नहीं कर पाती, वो एक ही पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या रहेंगी, कंजर्व्ड रहेंगी. ठीक है, तो एग्जाम्पल है म्यूटेशन थ्योरी का, अगर कोई चीज प्रेजेंट है इसका मतलब अभी भी डीएनए के अंदर कुछ चेंज हुआ नहीं है. अगर डीएनए के अंदर कुछ चेंज हो गया तो वो ऑर्गन क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे. जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन की जो प्रेजेंस है और सुपर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जो प्रेजेंस है, कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. तो म्यूटेशन थ्योरी के अंदर हुगो डी वेरिस ने बखूबी अच्छे से समझाया, एग्जाम्पल से, एक्सपेरिमेंट से. म्यूटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन का एक सोर्स है. म्यूटेशन आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन, जिसकी वजह से एक न्यू स्पीशीज बनती है और वो ऐसे इंतजार नहीं करती. एक ग्रेजुअल प्रोसेस ने, एक एवोल्यूशन एक क्विक एंड एक जर्की प्रोसेस है
जिसके अंदर एक कमिंग नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एक न्यू स्पीशीज का बनना शुरू हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी आपकी किसकी, म्यूटेशन थ्योरी की। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट थ्योरी की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज नियो डार्विनिज्म थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, या फिर आपको सिंथेटिक थ्योरी भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट थ्योरी। और जो नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज डार्विन की थ्योरी, सॉरी नियो डार्विनिज्म। ठीक है, नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म की अगर हम बात करें, देखो बिल्कुल म्यूटेशन थ्योरी को तो हम एक सिंगल ही लाइन के अंदर कंक्लूड करते हैं कि अगर डीएनए के अंदर कोई सडन चेंज हो जाता है तो वेरी नेक्स्ट जनरेशन एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसका फिनोटाइप अलग होगा, क्रोमोसोम नंबर अलग होगा, और यही एक तरीका बताया है किसका, एवोल्यूशन का, किसने, हुगो डी वेरिस ने। ये बात खत्म होती है। अब हम बात करते हैं न्यू डार्विनिज्म की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हुगो डी वेरिस है उन्होंने माना नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, और यानी कि नेचुरल जो सिलेक्शन है वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, डार्विन जी ने दिया था। अब हुगो डी वेरिस का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, म्यूटेशन। तो न्यू डार्विनिज्म के अंदर क्या होता है बच्चे, मेनली किसके ऊपर मतलब ये बेस्ड है, ये मॉडिफाइड वर्जन है किसका, डार्विन थ्योरी का। लेकिन इसके अंदर कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट बातें भी बताई है म्यूटेशन थ्योरी के अंदर बाय द हुगो डी वेरिस, ये भी शामिल हैं। कुछ अलग अलग साइंटिस्ट भी हैं, जैसे हक्सले हो गया, हेल्डेन जी हो गए, सीवल राइट, जिन्होंने जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, मतलब सारा का सारा जो मेन पॉइंट्स है, इन्होंने अलग अलग साइंटिस्ट से ले लिया और एक थ्योरी के अंदर डाल दिया, जिसको हमने बोला है नियो डार्विनिज्म। और नियो डार्विनिज्म का जो दूसरा नाम है थ्योरी का, दैट इज मॉडर्न थ्योरी, और या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक थ्योरी। ठीक है, सबसे बढ़िया थ्योरी यही है। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि इसने तो बेसिकली किसके ऊपर फोकस किया, इस थ्योरी ने तो बेसिकली फोकस किया किसके ऊपर, इन्होंने जी फोकस किया एकदम मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डार्विन। ठीक है, मॉडिफाइड वर्जन, किसका मॉडिफाइड वर्जन है, डार्विन थ्योरी का, एकदम मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डार्विनिज्म। ठीक है, प्लस इन्होंने हुगो डी वेरिस की म्यूटेशन थ्योरी के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया है। ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है सीवल राइट, जिन्होंने, हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था, उनकी भी बातें इंक्लूडेड है। ठीक है, और एक दो साइंटिस्ट के नाम अगर मैं लिखवा दूं, जैसे कि हेक्सले, हेल्डेन, ठीक है, वेलिस, ये सारी की सारी जो साइंटिस्ट है इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और मेयर। ठीक है, ये आगे आप चल के पढ़ोगे एटसेट्रा। ठीक है, लेकिन आज हम जो मेन जो फोकस करने वाले हैं, जो मेन चीज पर हम फोकस करने वाले हैं बच्चे, वो क्या क्या होगा, वो होगा सीवल राइट की जो थ्योरी होगी। म्यूटेशन थ्योरी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और डार्विनिज्म भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट के नाम है जस्ट मैंने आपको ऐसे ही लिखवा दिया, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं भी रहे तो भी ठीक है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं पोस्टुलेट्स ऑफ, पोस्टुलेट्स की, किसकी बात कर रही हूं मैं, पोस्टुलेट्स की अगर मैं बात करूं, अब देखो पोस्टुलेट्स के अंदर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म थ्योरी द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। ठीक है, पहली बात, यूनिट ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन जी ने क्या बताया था, यूनिट ऑफ एवोल्यूशन क्या है, स्पीशीज है, लेकिन यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। जो यूनिट है एवोल्यूशन की वो क्या है, पॉपुलेशन। किस तरीके से आप कह सकते हो, डार्विन जी ने क्या बोला था कि जैसे कि एक जो स्पीशीज है, अब वो स्पीशीज कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी कोने में हो सकती है, किसी भी कॉन्टिनेंट पे हो सकती है। अब डार्विन जी ने बोला अगर कोई एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ गया तो ये जस्ट सपोज की जो स्पीशीज है, हर एक स्पीशीज एक न्यू स्पीशीज थोड़ी बना लेगी, ऐसा थोड़ी होता है। तभी उन्होंने क्या बोला था डार्विन जी ने कि जो यूनिट है एवोल्यूशन की वो क्या है, एक स्पीशीज है। लेकिन यहाँ पर एक गलती हो गई उनसे, यहाँ पर एक्चुअली में जो यूनिट ऑफ एवोल्यूशन है वो क्या है बच्चे, पॉपुलेशन है। यूनिट ऑफ एवोल्यूशन क्या है, पॉपुलेशन है। अब इस चीज को हम किस तरीके से समझाएंगे, आप देखो जस्ट सपोज एक कोई भी एक स्पीशीज है, स्पीशीज वो अलग अलग जगह पे रह रही है। ठीक है, जस्ट सपोज एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हुआ है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक स्पीशीज ही मतलब एक साथ ही हर एक जगह पे कुछ चेंज हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब एक न्यू स्पीशीज कब बनेगी, जहां पर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही अगर कोई चेंज होगा। तो यूनिट ऑफ जो एवोल्यूशन है वो स्पीशीज ना है, नहीं है, लेकिन क्या है, पॉपुलेशन है। जस्ट सपोज अगर जो स्पीशीज है, स्पीशीज के कुछ जो मेंबर्स है इधर उधर रह रहे हैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर
अंदर रह रहे हैं, ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो इधर उधर रह रही है। अब वहाँ पर कुछ एनवायरमेंटल के अंदर चेंज हो गया। अब एनवायरमेंटल के अंदर चेंज हो गया तो वही जो पर्टिकुलर एरिया है वहीं पर एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। वहाँ पर कुछ एनवायरमेंटल के चेंजेस हुए। जैसे एनवायरमेंटल के चेंजेस हुए तो इसका मतलब क्या है कि जो सबसे ज़्यादा जो एडेप्टिव है वो सिलेक्ट हुआ, बाकी के सारे नेचर ने सिलेक्ट किया, बाकी के सारे मर गए। वहाँ पर म्यूटेशंस होंगी और उसके बाद एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ पर हर एक स्पीशीज के अंदर हर एक स्पीशीज एक न्यू स्पीशीज नहीं बना सकती। जो स्पीशीज के मेंबर जहाँ पर प्रेजेंट है, पॉपुलेशन जहाँ पर प्रेजेंट है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर एनवायरमेंटल के अंदर कुछ चेंज आया है और वहीं पर एक न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन होने के चांसेस हैं। वहीं पर नेचुरल सिलेक्शन होगा, नेचर सिलेक्ट करेगा बेस्ट को, उसके बाद म्यूटेशन होगा और एक न्यू स्पीशीज के अंदर चेंजेस, एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है बच्चे, यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। जो यूनिट है एवोल्यूशन की वो क्या है, पॉपुलेशन है। यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। क्या ये बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड पॉइंट क्या है, ईच पॉपुलेशन हैज इट्स जीन पूल। हर एक पॉपुलेशन के पास क्या है, उसका जीन पूल होता है, ठीक है। ईच पॉपुलेशन हैज इट्स जीन पूल। हर एक पॉपुलेशन है उसका क्या होता है, जीन पूल। अब देखो जीन पूल के बारे में समझाती हूँ मैं पहले। सबसे पहले ना इसके बारे में आपने वो लिखनी है, क्या लिखनी है, डेफिनेशन। जीन पूल यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स and their alleles present in a population is known as its gene pool. Total number of genes and its alleles. Total number of gene and its alleles present in a population, ठीक है। Total number of gene and its allele present in a population is known as जीन पूल। उसको हम क्या बोलते हैं, जीन पूल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जीन एंड इट्स एलील्स प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन इज नोन एज जीन पूल। हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे, जीन पूल बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अब ये जो जीन और एलील है, देखो हर एक जीन है, हर एक जीन के पास दो एलील होंगे। ये आप जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। एक डोमिनेंट होगा और एक क्या होगा, रिसेसिव होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो एक बार मैं जीन पूल के आपको बारे में बताती हूँ कि किस तरीके से हम, अगर पहले तो हम जीन पूल को समझते हैं। जैसे सपोज एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, इसके जो मेंबर्स हैं, जस्ट सपोज 4 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं। ये मैंने 4 इंडिविजुअल्स बना दिए। क्या आप बता सकते हो, ये मैंने इसका 4 इंडिविजुअल मैंने बना दिए, ठीक है। और दूसरा मैं कलर ले लेती हूँ और 3 इंडिविजुअल्स मैंने आपको ऐसे बना दिए। अब ये होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, आप मुझे ये खुद बताओगे। और 2 इंडिविजुअल्स मैंने इस तरीके से बना दिए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन। अगर मैं यहाँ पर बात करूं होमोजाइगस डोमिनेंट की, एक तो मैं बात कर रही हूँ किसकी, होमोजाइगस डोमिनेंट की, ठीक है। फिर मैं बात कर रही हूँ होमोजाइगस रिसेसिव की, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव। और थर्ड में बात कर रही हूँ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की। थर्ड में बात कर रही हूँ किसकी, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की, ठीक है। तो देखो होमोजाइगस इंडिविजुअल कितने हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डोमिनेंट। डोमिनेंट कौन है बच्चे, ए 4 इंडिविजुअल है, ए और ए, ठीक है, ये 4 है। होमोजाइगस रिसेसिव कौन से होंगे, होमोजाइगस यानी कि 2 इंडिविजुअल हैं, ठीक है। हेट्रोजाइगस कितने बच्चे, 3 है। ये कितने, हेट्रोजाइगस, ठीक है। हर एक जो जीन है इसके पास क्या होता है बच्चे, हर एक जीन के पास 2 एलील होते हैं। हर एक जीन के पास क्या होते हैं, 2 एलील होते हैं। एक तो डोमिनेंट होगा, ठीक है, एक तो डोमिनेंट एलील होगा और दूसरा क्या होगा, रिसेसिव एलील। यही तो बात होगी, रिसेसिव एलील, ठीक है। यहाँ पर मैं कैपिटल ए की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं स्मॉल ए की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कैपिटल ए की बात कर रही हूँ, स्मॉल ए की बात कर रही हूँ। तो कैपिटल ए को काउंट करते हैं,
1 2 2 2 2 4 2 2 6 2 8 8 9 10 11 कितने हो गए बच्चे? ये हो गए 11। ठीक है, अब देखो 2 2 2 4 6 8 9 10 11। अब मैं बात करती हूँ रिसेसिव की। रिसेसिव की अगर मैं बात करूं तो देखो 2 2 4 5 6 7, ये कितने हो गए बच्चे? 7 हो गए। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका पॉपुलेशन के, अगर मैं जीन पूल की, जीन की बात करूं यानी कि टोटल नंबर ऑफ अलील्स की बात करूं तो ये कितने हो गए बच्चे? टोटल नंबर ऑफ अलील्स, टोटल नंबर ऑफ एलील्स। टोटल नंबर ऑफ एलील्स क्या हो गए बच्चे? यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए की रेशो देखो तो मैं 1:7, यानी कि यहाँ पर जो टोटल कितने हो गए बच्चे? 18 एलील्स हो गए। तो पॉपुलेशन का अगर मैं जीन पूल की बात करूँ तो वो जीन पूल कितना हो गया? 18 हो गया। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी में अगर कोई भी चेंज हो गया, यानी कि कोई जीन का प्लस हो गया, किसी जीन का माइनस हो गया, किसी मतलब कोई भी एलील का प्लस हो गया, कोई भी एलील का माइनस हो गया, तो एक न्यू स्पीशीज बनेगी। एनी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन पूल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज एंड देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन पूल। एंड यही हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जीन पूल की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। तो पहले मुझे ये बताओ, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे सपोज एक मैंने पर्टिकुलर एरिया ले लिया, उसमें मतलब डोमिनेंट ले लिए मैंने, होमोजाइगस डोमिनेंट ले लिए, होमोजाइगस रिसेसिव ले लिए, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल ले लिए। अब अगर मैं इसकी डोमिनेंट एलील की बात करूं 11, रिसेसिव एलील की बात करूं 7, तो अगर मैं रेशो निकालूं कैपिटल ए स्मॉल ए का डोमिनेंट और रिसेसिव का तो 11:7 है। अगर मैं टोटल की बात करूं तो दैट इज 18। तो जो टोटल है वो क्या हो गया बच्चे? 18 हो गया। जो टोटल है वो क्या हो गया? 18 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ भी चेंज आ गया, ठीक है, कुछ भी चेंज अगर यहाँ पर आपको देखने को मिला है तो इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी के अंदर कुछ भी चेंज आ गया तो इसका मतलब क्या है? एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। एनी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन पूल विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ द न्यू डार्विनिज्म। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम देखेंगे कि वो कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं, जो कि जीन पूल को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पिछली स्लाइड एक बार मैंने नहीं लिखी थी, देख लीजिए पिछली स्लाइड का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पिछली स्लाइड क्या है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड यही रही कि मतलब ये पर्टिकुलर एरिया ले लिया, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो सपोज एक पॉपुलेशन रहती है, उस पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स की जो जीन्स हैं, ठीक है, वो ये हैं, तो टोटल नंबर जो 18 है वो जीन हो गए यानी कि अलील हो गए। अगर इसके अंदर कुछ चेंज आ गया यानी कि कोई भी ऐसा जीन प्लस हो गया फिर माइनस हो गया तो एक न्यू फॉर्मेशन होगी, एक न्यू स्पीशीज का। ठीक है, दैट मैनिफेस्ट द एवोल्यूशन। तो जो थर्ड जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो यूनिट है एवोल्यूशन की वो पॉपुलेशन है। सेकेंड पॉइंट है मतलब जीन पूल, हर एक पॉपुलेशन के पास क्या होता है? उसका जीन पूल होता है। और थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे कि इफ देयर इज एनी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन पूल और frequency of gene pool and their allele will lead to the formation of a new species or we can say it manifest evolution. ठीक है, जल्दी लिखिए, any change in frequency of any change in the frequency of gene pool lead to formation of new species, or you can say that it manifest evolution, यानी कि वो एवोल्यूशन के बारे में बताती है। एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द जीन पूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लगाइए और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए कि यहाँ पर मैं फैक्टर्स लिख रही हूँ, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल, कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं
for change in the frequency of gene pool. Change in frequency of जीन पूल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मतलब चेंज हो सकता है किसके अंदर, जीन पूल के अंदर। ठीक है, तो देखो बताओ, क्या आपको कुछ पता है, कोई आइडिया है कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? जल्दी बताओ, क्या कुछ आइडिया है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो जीन पूल अभी हमने समझा है एक पॉपुलेशन का, उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आता है? जल्दी बताओ। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? म्यूटेशन। सबसे पहला क्या होगा? म्यूटेशन, चेंज इन द म्यूटेशन। जल्दी बताओ, अगर म्यूटेशन हो गया है, ठीक है, यानी कि म्यूटेशन क्या हो सकता है, मतलब कोई जीन का मतलब म्यूटेशन हो सकता है या फिर क्रोमोसोमल एबिरेशन हो सकता है। आपने ये बहुत अच्छे से किसके अंदर पढ़ा है? क्रोमोसोमल एबिरेशंस। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे से किसके अंदर पढ़ा है? यशिका मैम ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा जेनेटिक्स के अंदर। म्यूटेशन का मतलब क्या है? सडन चेंज इन द, अभी आपने मतलब समझ के आए, अगर सडन चेंज हो जाता है, सडन चेंज इन मॉलिक्यूलर डीएनए, ठीक है, मतलब अगर सडन चेंज हो जाता है एकदम, उसी को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली वो किसी तरीके, मतलब बहुत सारे हैं, जैसे कोई जीन डिलीट हो गया या फिर एडिशन हो गया, बहुत सारी म्यूटेशन है, वो हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो म्यूटेशन की वजह से भी अगर फ्रीक्वेंसी का मतलब, फ्रीक्वेंसी आप समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? फ्रीक्वेंसी अभी जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी अगर फ्रीक्वेंसी के अंदर किसी भी तरीके का एडिशन हो गया, डिलीशन हो गया, चेंज हो गया, और ये जीन पूल की फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो गई, तो इसका मतलब क्या है? एक न्यू स्पीशीज फॉर्म होगी। ठीक है, एक न्यू स्पीशीज फॉर्म होगी। और यहां पर अगर मैं बात करूं, पहला जो फैक्टर है वो क्या हो गया? म्यूटेशन। ठीक है, पहला फैक्टर हो गया म्यूटेशन। तो जल्दी बताइए, क्या आपको पता है सेकंड फैक्टर? ये आपने सुना होगा कहां पर? रिकॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जल्दी मुझे बताओ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जल्दी बताओ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब है जैसे कि एक मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम की अगर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का क्रॉसिंग ओवर हो जाए, आपने पढ़ा है ना मियोसिस फर्स्ट के अंदर, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। कैसे? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या हो गई है? चेंज हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? होमवर्क है। तो ये आपको होमवर्क में मुझे बताना है। ये क्या है बच्चे? होमवर्क में मुझे बताना है। मैंने आपको बता दिया है कि यानी कि अगर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, तो इसका कुछ जीन यानी कि इस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर जो एक्सक्लूसिव जीन है वो और इसका जीन आपस में क्या हो जाते हैं? क्रॉस हो जाते हैं, यानी कि इसका इधर आ जाता है, इसका इधर आ जाता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज हो गया तो एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम बात करते हैं आगे के थर्ड फैक्टर की। अब हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की। ठीक है, जो थर्ड जो फैक्टर है, दो फैक्टर हमने देख लिए जो कि जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं किसी भी जीन पूल की। तो जो थर्ड फैक्टर है, पहला फैक्टर था म्यूटेशन, सेकंड फैक्टर है आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो आप पढ़ चुके हैं और इसकी डेफिनेशन आपसे मैंने पूछी है कमेंट बॉक्स के अंदर। और जो थर्ड जो फैक्टर है दैट इज जीन फ्लो। ठीक है, जो थर्ड फैक्टर है वो क्या हो गया? जीन फ्लो, या फिर हम इसको बोलते हैं जीन माइग्रेशन। अब आप सोचोगे मैम ये किस तरीके से जीन पूल की फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है? जस्ट सपोज एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, उसके अंदर एक दूसरी जगह के लोग आके रहने लग जाएं, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया जो पॉपुलेशन है उसके कुछ मेंबर्स है किसी दूसरी जगह पर चले जाएं, तो यानी कि अगर मतलब कोई भी जस्ट सपोज एक पॉपुलेशन है उसके अंदर कहीं दूसरी जगह के लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब है वो अपने साथ एक स्पेशल कैरेक्टर लेके आएंगे।
पाएंगे। अब उन स्पेशल कैरेक्टर के लिए पर्टिकुलर जीन भी होंगे, तो अगर पर्टिकुलर जीन होंगे तो मतलब जो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको समझाई थी वो तो चेंज हो गई ना। तो इसका मतलब है जीन फ्लो या फिर जीन माइग्रेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीन पूल और दैट अल्टीमेटली मैनिफेस्ट एन एवोल्यूशन। ऑलराइट, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड जीन फ्लो कितने टाइप का होता है बच्चे। जीन फ्लो आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो इमाइग्रेशन, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, इमीमाइग्रेशन। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, मतलब यहां से लोग आ रहे हैं, वहां इमाइग्रेशन के अंदर क्या होगा, लोग आ रहे हैं यहाँ से ई फॉर एग्जिट, यानी कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन है वहां से लोग एग्जिट मार रहे हैं, ठीक है। चाहे लोग आ रहे हैं चाहे जो लोग जा रहे हैं, तो इसका मतलब पर्टिकुलरली जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर तो चेंज हो रहा है। अगर जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन के चांसेस हैं। फोर्थ फैक्टर की अगर मैं बात करूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द स्पेशिएशन, दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। स्पेशिएशन के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं होने देना, आइसोलेट कर दिया इंडिविजुअल को, यानी कि इंटरब्रीडिंग में एक बार लिखवा देती हूं यहां पर, इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉपुलेशन, इंटरब्रीडिंग between interbreeding between population is prevented, ठीक है। इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉपुलेशन इज प्रिवेंटेड, ठीक है। यानी कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या है, इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉपुलेशन इज प्रिवेंटेड। अब देखो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किस तरीके से हो सकता है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट क्या हो जाएगा, एलोपैट्रिक, ठीक है, एलोपैट्रिक आइसोलेशन। अब एलोपैट्रिक आइसोलेशन का मतलब क्या है, जैसे सपोज एक पॉपुलेशन है, ठीक है, वहां पर एकदम से कुछ मतलब जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, या फिर अगर मैं बात करूं कोई पहाड़ आ गया या फिर नदी आ गई, तो इसका मतलब है कुछ इंडिविजुअल्स इधर हो गए, कुछ इंडिविजुअल इधर हो गई। अब ये जो इंडिविजुअल है ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो अगर नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली जो पर्टिकुलर पहले जो पॉपुलेशन थी उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर तो चेंज हुआ। तो यही है एलोपैट्रिक आइसोलेशन का मतलब, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, यानी कि माउंटेन आ गया है बीच में, ठीक है, क्या आ गया है, कोई माउंटेन आ गया है, ऑलराइट, कोई माउंटेन आ गया है या फिर रिवर आ गई है या फिर समुद्र आ गया है, तो इसका मतलब है पर्टिकुलर एरिया के जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग हो गए। अब ऐसा तो नहीं है कि ये जो पॉपुलेशन है वो तैर के या फिर उस पहाड़ को क्रॉस करके इंटरब्रीडिंग करने जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है तब भी क्या हुई, चेंज हो गई, ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी। दूसरी अगर मैं बात करूँ सिम्पैट्रिक आइसोलेशन, ठीक है, सिम्पैट्रिक आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, सिम्पैट्रिक आइसोलेशन का मतलब होता है कि यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, यहां पर जियोग्राफिकल आइसोलेशन तो नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर जियोग्राफिकल एरिया तो सेम है। यहां पर क्या होगा, जियोग्राफिकल एरिया, जो जियोग्राफिकल एरिया तो क्या है बच्चे, सेम हो जाएगा यहां पर, ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया इज सेम, लेकिन डिफरेंस कहां पर आएगा, बट डिफरेंट इकोलॉजिकल निश, बट डिफरेंट इकोलॉजिकल निश, जो इकोलॉजिकल निश है यानी कि जो हैबिटेट है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल जो फ्रॉग्स हैं, कुछ हैं वो पानी के ऊपर, पानी के अंदर रहना पसंद करते हैं, कुछ लैंड के ऊपर रहना पसंद करते हैं। तो मतलब क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया तो सेम है लेकिन उनका इकोलॉजिकल हैबिटेट अलग अलग है, ठीक है। तो यानी कि जीन फ्लो, माइग्रेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये भी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये भी रेस्पॉन्सिबल है जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए। ऑल राइट, नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, और जो नेक्स्ट जो फैक्टर है बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो फिफ्थ है दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। जो फिफ्थ है बच्चे ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। जो फिफ्थ है ये क्या है बच्चे, नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन के अंदर दो फिनोमिना आते हैं, ठीक है, दो फिनोमिना आते हैं। एक तो आता है बच्चे जेनेटिक ड्रिफ्ट, सॉरी, नेचुरल सिलेक्शन के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो जेनेटिक जो ड्रिफ्ट है इसके अंदर दो फिनोमिना आने वाले हैं, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, पहले जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इट इज
सडन मतलब सडन होता है, ठीक है, सडन चेंज हो जाता है किसके अंदर, जीन पूल के अंदर। और जो पॉपुलेशन होती है बच्चे वो क्या होती है, स्मॉल होती है। और ये जो पूरी की जो पूरी कहानी है ना, ये बाई चांस है, ठीक है, मतलब बाई चांस ऐसी कुछ चीज़, बाई चांस जैसे कि कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, तो मतलब नेचुरल क्लैमिटी है वो, ये जो नेचुरल क्लैमिटी है ये एक स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट डालेगी। और किस तरीके से जो जीन पूल की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी, वो हम यहाँ पे देखते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, इट इज सडन चेंज। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, इट इज सडन चेंज इन एलील, या फिर आप ये बोल सकते हो इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन पूल, इन frequency of gene pool, frequency of gene pool in a small population। population का ध्यान रखना, population small होनी चाहिए, by chance, ठीक है। देखो बाय चांस वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाय चांस इंपॉर्टेंट है, स्मॉल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके अंदर हम दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना पढ़ने वाले हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना पढ़ने वाले हैं। और जो दो इंपॉर्टेंट जो फिनोमिना होंगे वो कौन कौन से होंगे बच्चे, एक तो होगा बॉटल नेक इफेक्ट, एक तो होगा बॉटल नेक इफेक्ट, ठीक है। और जो दूसरा जो इफेक्ट होगा ये होगा फाउंडर इफेक्ट। दूसरा क्या होगा बच्चे, ये होगा फाउंडर इफेक्ट, ठीक है, दूसरा क्या होगा फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये जो फिनोमिना है बच्चे, ये किसने दिया था, सी वॉल राइट ने दिया था, इसलिए हम इसको सी वॉल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं। सी वॉल राइट, जो मैंने आपको बताया था ना एक साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये वाली चीजें इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किया। एक तो किया बच्चे बॉटल नेक इफेक्ट, ठीक है, बॉटल नेक इफेक्ट को हम समझेंगे। और जो दूसरा किया वो फाउंडर इफेक्ट। ये आपने कहीं ना कहीं मतलब देखो नाम से ही आपको पूरी की पूरी कहानी चेंज हो क्लियर हो जाएगी कि नाम से ही हम किस तरीके से चीजों का मतलब निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, न्यू डार्विनिज्म ने क्या बोला कि भैया जो यूनिट एवोल्यूशन के, उस स्पीशीज ना हो के पॉपुलेशन है, हर एक पॉपुलेशन का एक जीन पूल होता है, ठीक है। अगर उस जीन पूल की फ्रीक्वेंसी के अंदर कुछ चेंज आ जाता है, चाहे कोई अलील का जुड़ना या फिर किसी भी अलील का कम हो जाना, फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ गए तो एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन के चांसेस यानी कि एवोल्यूशन के चांसेस है, ठीक है। अब हम देख रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं किस किस के लिए, ये सारी की सारी गड़बड़ करने के लिए, यानी कि ये सारी की सारी गड़बड़ इन द सेंस, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जीन पूल चेंज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला हमने देखा था म्यूटेशन, ठीक है, कोई भी जीन म्यूटेशन हो गई या फिर क्रोमोसोमल एबेरेशन हो गया। सेकंड मैंने बताया था आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी कि क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसकी वजह से जो F1 जो जनरेशन है वो पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होती, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको चेंज दिखाई देगी। थर्ड हमने पढ़ा जीन फ्लो, यानी कि जीन माइग्रेशन, मतलब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है वहाँ पे कोई लोग आ गए या फिर कोई लोग चले गए। फोर्थ हमने देखा था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी कि जो इंटरब्रीडिंग होती है पॉपुलेशन की, उसी के अंदर कोई मतलब ऐसा चाहे वो जोग्राफिकल आइसोलेशन हो, चाहे वो इकोलॉजिकल हैबिटेट के कारण वो मतलब पॉपुलेशन इंटरब्रीड नहीं कर पाती, यानी कि फिर क्या हो गया बच्चे, एक जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज हो गया। फिफ्थ हमने देखा नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर सडन चेंज हो रहा है, ठीक है, सडन चेंज हो रहा है और ये बाई चांस हो रहा है। पॉपुलेशन होनी चाहिए बिल्कुल छोटी, ठीक है, तभी आपको समझ में तभी ये फिनोमिना लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर हमने दो चीजें पढ़नी है। पहली चीज पढ़ेंगे आप बॉटल नेक इफेक्ट के बारे में, और जो सेकंड जो चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फाउंडर इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि जो बॉटल नेक जो इफेक्ट है, बॉटल नेक इफेक्ट है, वो किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब देखो बॉटल नेक इफेक्ट के अंदर क्या होगा, चलो लिखो इसको पहले। बॉटल नेक इफेक्ट,
पहले ना मैं इस बॉटल नेक इफेक्ट की डेफिनेशन लिखती हूँ, फिर आपको कुछ चीजें यहाँ पे क्लिक करेंगी, ठीक है। बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट के अंदर क्या होगा, there is loss of allele from gene pool of a small population, loss of allele from gene pool of small population, small population, loss of allele from gene pool of small population by chance, ठीक है, that lead to the change in frequency of gene pool, that lead to change in frequency of gene pool, that loss of allele from gene pool of small population by chance that lead to the change in the frequency of gene pool manifest evolution। अब देखो इस बात को समझो, उसके बाद हम सारी की सारी कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारी की सारी कहानी शुरू करेंगे। देखो एक ये बॉटल, जैसे सपोज एक ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल के अंदर हमने एक बहुत छोटी सी एक ये प्यारी सी बॉटल बना दी, ठीक है। अब इस बॉटल के अंदर मतलब हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेबल्स रख दिए, यानी कि मैंने रख दिए 2 येलो हैं, ठीक है, और 3 यहाँ पर जो सपोज मैंने वाइट रख दिए, ठीक है, और कुछ मैंने इस कलर के यहाँ पे रख दिए 4, और मतलब ये मेंबर्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स हैं, कुछ मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के रख दिए, ठीक है। अब हुई कुछ घटना, यानी कि कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी हुई, जिसकी वजह से ये जो बोतल है ये क्या हो गई, गिर गई। अब देखो जब गिरेगी ये बोतल तो कुछ कुछ इंडिविजुअल्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल के पास 2 अलग अलग कैरेक्टर है, तो जस्ट मतलब एक आपकी इस कलर का इंडिविजुअल बाहर आ गया, ठीक है, एक जो वाइट है इस कलर का इंडिविजुअल बाहर आ गया, एक जो ब्लू है, चलो ब्लू नहीं आया, और 2 येलो कलर के आ गए। देखो जस्ट सपोज मतलब ये किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, देखो यहां पर जस्ट सपोज एक रिवर है, ठीक है, रिवर है यहाँ पर, और यहाँ पे 100 लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, ठीक है। अब इस 100 लोगों के अंदर जस्ट सपोज 100 लोगों के अंदर जस्ट सपोज यहाँ पे किसी के पास ब्लू कलर आईज हैं, किसी के पास हेजल कलर आईज हैं, किसी के पास ब्राउन कलर आईज हैं, और किसी के पास और कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर आईज है, ठीक है। मतलब ये सारी की सारी कलर आईज के इंडिविजुअल हैं, यानी कि छोटी सी पॉपुलेशन है, 100 मेंबर हैं, ठीक है। कंडीशन हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं बच्चे, जो पॉपुलेशन है वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल पॉपुलेशन होनी चाहिए, पहली बात, दैट लीड टू द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और ये घटना है वो क्या होनी चाहिए, बाई चांस, ठीक है। जस्ट सपोज मतलब ये पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन आ रही है, मैंने क्या बोला, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पे बोलने में। जस्ट सपोज ये मतलब 100 इंडिविजुअल हैं, ठीक है, और यहाँ पर इन 100 इंडिविजुअल के पास कुछ ब्लू कलर आइज हैं, किसी के पास हेजल कलर आइज है, किसी के पास ब्राउन कलर आइज है, किसी के पास ग्रीन कलर आइज है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है नंबर 10, 15, 20, 25, ठीक है। टोटल इंडिविजुअल क्या है, 100 है। अब देखो अब रिलेट करना है हमें, ठीक है, जैसे कि ये बॉटल है, बॉटल के अंदर कुछ कुछ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। अब नेचुरल कैलेमिटी आ गई, जस्ट सपोज हम बात करते हैं फ्लड की, फ्लड आ गई, तो यानी कि अब यहाँ से कुछ इंडिविजुअल्स बाहर आ गए, ठीक है। यानी कि आप क्या देखोगे, जो पिंक कलर का है ये यहाँ पर भी है, ठीक है, जो व्हाइट कलर का है, ऑरेंज कलर का, लाइट ऑरेंज कलर लगा लो, व्हाइट कलर है वो अंदर भी है, एक इंडिविजुअल बाहर आ गया, लेकिन जो 2 बीच में येलो है, बॉटल के अंदर 2 इंडिविजुअल हैं वो क्या है, येलो है, और बाहर भी कितने आ गए, येलो आ गए। यानी कि यहाँ पर कि ऐसा इंडिविजुअल है ही नहीं, यानी कि येलो इंडिविजुअल के पास कुछ भी कैरेक्टर आप लगा सकते हो, वो जितने भी इंडिविजुअल थे वो सारे के सारे क्या आ गए, बाहर आ गए, ठीक है, सारे के सारे बाहर आ गए। अब हम इसको रिलेट करते हैं, यानी कि यहाँ पे समझो कि 100 लोग हैं, इनके पास ये कलर आइज है, एकदम से यहाँ पर आ गई नेचुरल कैलेमिटी, यानी कि बाई चांस एकदम यहाँ से क्या आ गई बच्चे, फ्लड आ गई, क्या आ गई, फ्लड आ गई, ठीक है। इस फ्लड के अंदर कौन कौन आ गया, इस फ्लड के अंदर आ गया मतलब किसी के पास ब्लू कलर आइज थी,
ठीक है, किसी के पास ब्लू कलर आइज थी, किसी के पास हेजल कलर आइज थी, ठीक है, लेकिन जो ग्रीन कलर आइज वाले इंडिविजुअल थे, ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर इंडिविजुअल्स थे बच्चे, यहाँ पर जो सपोज ये कितने थे, ये 20 थे, और ये 20 के 20 यानी कि ये बह गए, ठीक है, ये सारे के सारे क्या आ गए, पानी के अंदर बह गए। मेरी बात समझो, यानी कि ब्लू कलर के जो इंडिविजुअल है कुछ तो अंदर भी रह गए, ठीक है, जिसके पास हेजल कलर आइज थी वो अंदर ही रह गए, ब्राउन कलर के बाहर निकले ही नहीं, बहे ही नहीं, उनको तैरना अच्छे से आता था, वो बच गए। लेकिन जो ग्रीन कलर, जिन इंडिविजुअल के पास ग्रीन कलर की जो आंखें थी, यानी कि उसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल एक जीन भी होगा, ठीक है, वो बच्चे जितने भी इंडिविजुअल्स थे वो सारे के सारे बह गए। अब सारे इंडिविजुअल बह गई तो इसका मतलब उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन भी खत्म हो गया। अगर जीन ही खत्म हो गया है वो, यानी कि जितने भी जो इंडिविजुअल थे वो सारे के सारे चले गए, ठीक है। अब सारे के सारे चले गए, इसका मतलब क्या है बच्चे, ये जो जीन था जो कि रिस्पॉन्सिबल था ग्रीन कलर ऑफ आईज के लिए, अब वो है ही नहीं। अगर वो डिलीट ही हो गया है पॉपुलेशन के अंदर से, इसका मतलब क्या है, यानी कि मतलब क्या होगा, अब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो एवोल्यूशन के पूरे चांसेस है। देखो यहाँ पर देखो, आप डेफिनेशन से हम फिर से देखते हैं, लॉस ऑफ अलील, यानी कि जो ग्रीन कलर है इसके लिए, जो ग्रीन कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल अलील था, वो जीन था, वो खत्म हो गया जीन पूल से। स्मॉल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत छोटी है, जैसे सपोज यहाँ पे मैं 5 लाख लोगों की बात करूं, ठीक है, तो ये तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है ना कि 5 लाख में से जैसे सपोज 1 लाख ऐसे लोग हैं जिनके ग्रीन कलर आइज है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि 1 लाख के 1 लाख ही बह जाएंगे, वो सारे के सारे ग्रीन कलर आइज होंगे जिनके पास ग्रीन कलर आइज होंगी, ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मतलब हमेशा किसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, स्मॉल पॉपुलेशन होनी चाहिए। और ये जो इवेंट है, यानी कि ये जो बाढ़ आई है बच्चे, ये क्या हुई है, एक नेचुरल कैलेमिटी है, यानी कि बाई चांस ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, और फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई और क्या हो गया बच्चे, एवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन के चांसेस आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आई आपको, मेरी बात समझ में आई यहाँ पे। तो बॉटल नेक इफेक्ट का मतलब है कि एक अलील कंप्लीटली खत्म ही हो गया है उस पॉपुलेशन से, एक नेचुरल कैलेमिटी आई जिसके अंदर वो सारे के सारे लोग बह गए जिसके पास ग्रीन कलर की आंखें थी, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने वाला वो जीन है ही नहीं, तो इसका मतलब है वो जीन डिलीट हो गया, तो इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। अब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो इसका मतलब क्या है, दैट मैनिफेस्ट एवोल्यूशन, एंड दैट इज बॉटल नेक इफेक्ट, दैट इज बॉटल नेक इफेक्ट, ठीक है। मेरी बात समझ में आई, तो जल्दी से लिखिए बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ढंग से करना है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की, दैट इज फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट के बारे में लिखते हैं हम, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद हम इसको समझेंगे। चलो जल्दी से लिखिए इसको। हो गया, अब हम लिखते हैं फाउंडर इफेक्ट। नेक्स्ट जो इफेक्ट होगा बच्चे वो होगा फाउंडर इफेक्ट। वो क्या होगा बच्चे, फाउंडर इफेक्ट। सेकंड, फाउंडर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो फाउंडर इफेक्ट का मतलब क्या है, व्हेन few member when few member of a population when few member of a population when few member of population migrate from an area to an isolated area, एक एरिया से मूव करके एक अलग ही चले जाते हैं, आइसोलेटेड एरिया, एंड फॉर्म ए न्यू कॉलोनी, एक न्यू कॉलोनी बना लेते हैं, एंड फॉर्म अ न्यू कॉलोनी, then the newer generation is different from the parent generation, then new generation is different from
पेरेंट जनरेशन। देखो आपको डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा इस पूरी की पूरी फाउंडर इफेक्ट की कहानी, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मतलब ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। किसी इंडिविजुअल के पास ए ब्लड ग्रुप है, किसी इंडिविजुअल के पास बी ब्लड ग्रुप है, किसी इंडिविजुअल के पास ए बी ब्लड ग्रुप है और किसी के पास ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। फिर से क्या होनी चाहिए बच्चे, पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, स्मॉल पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सबके एक ही है बी इंडिविजुअल, यानी कि जैसे सपोज कुछ बी ग्रुप ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं, कुछ ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं, कुछ ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं, कुछ ए ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं। मेरी बात समझ में आई? तो अगर मैं डिसाइड करूं कि ए ब्लड ग्रुप वाले कितने बच्चे, ए ब्लड ग्रुप में ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, और ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन है। अब ये साथ नहीं रह रहे थे, यानी कि पहले तो ये मिलजुल के साथ रह रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, इनमें अनबन शुरू हो गई, तो ये क्या कह रहे, चलो ठीक है, अब हम इस एरिया में नहीं रहते, अब हम किसी और दूसरे एरिया में जाएंगे और अपनी एक न्यू बस्ती वहां पर बसाएंगे। तो चलो ठीक है, कुछ लोग यहाँ से मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ लोग आ गए बी इंडिविजुअल, ठीक है, जिसके पास बी ब्लड ग्रुप था। कुछ ऐसे इंडिविजुअल आ गए जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप था, कुछ ऐसे इंडिविजुअल आ गए जिसके पास ओ ब्लड ग्रुप था, और इन्हीं के साथ साथ वो सारे इंडिविजुअल इन्हीं के साथ आ गए जिसके पास क्या है, ए ब्लड ग्रुप था, ठीक है, जिसके पास ए ब्लड ग्रुप था। यानी कि पहले जो ए ब्लड ग्रुप था यहाँ पर सिर्फ 3 लोगों के पास था, और ये जो तीनों लोग हैं ये बाहर निकल पड़े एक न्यू आइसोलेटेड एरिया के अंदर और अपनी एक न्यू बस्ती बसाने के लिए, ठीक है। तो अब देखो ये पर्टिकुलर जो ए यहाँ पर, तो अब जो ए ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल था वो तो चला गया, खत्म हो गया। अब ये न्यू जगह पर चले गए, अब ये आपस में क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। तो जो नई जो जनरेशन होगी वो क्या होगी, पेरेंट जनरेशन से बिल्कुल क्या होगी, अलग होगी। मेरी बात समझ में आई? फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। अब ये जो मेंबर्स है ये क्या है, एक फाउंडर है, ये क्या है, एक न्यू स्पीशीज का क्या होंगे, ये फाउंडर होंगे। तो यानी कि क्या लिखा है, व्हेन फ्यू मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन माइग्रेट एक एरिया से लेके फ्रॉम एन आइसोलेटेड एरिया एंड फॉर्म ए न्यू कॉलोनी, अगर न्यू कॉलोनी यहाँ पर बना लेते हैं, देन द न्यू जनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट जनरेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट। इसका मतलब जितने भी जो ए ब्लड ग्रुप वाले थे वो तो सारे इधर हो लिए, ठीक है। अब ये आपस के अंदर क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और क्या करेंगे कि न्यू कॉलोनी बनाएंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, फाउंडर इफेक्ट। तो यहाँ हमने कवर करा है बच्चे, न्यू डार्विनिज्म को हमने खत्म कर लिया, मॉडर्न थ्योरी, या फिर अगर मैं बात करूँ सिंथेटिक थ्योरी, जिसके अंदर बहुत अलग अलग साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन हाँ, 2 की कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, जल्दी से पहले आप इसको लिखिए फाउंडर इफेक्ट को। तो यानी कि हमने 5 इफेक्ट ऐसे देखे, 5 ऐसे फैक्टर्स देखे जो कि रेस्पॉन्सिबल थे फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन पूल की चेंज करने में। सबसे पहला म्यूटेशन, सेकंड जीन रिकॉम्बिनेशन, जो थर्ड जीन फ्लो, फोर्थ वाला रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, और फिफ्थ वन नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर वी हैव स्टडीड 2 इफेक्ट्स। कौन कौन से, एक तो बोटल इफेक्ट, दूसरा फाउंडर इफेक्ट। तो जल्दी लिखिए इसको। फिर हम लिखते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था डार्विन थ्योरी के अंदर 2 की कॉन्सेप्ट, नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट, इसी तरीके से हम 2 की कॉन्सेप्ट लिखेंगे नियो डार्विनिज्म के। तब तक आप गेस कीजिए वो क्या हो सकता है, और मैं साइड में हो जाती हूँ, और इसको आप क्या करो, जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं, समझ में आ गया ना, अब से समझ में आ गया पर्टिकुलरली। अब ये जहाँ पर गए हैं भैया, वहाँ पर एक न्यू एरिया होगा, वहाँ पर एक न्यू एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पर ये एक्सपोज करेंगे, वहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन होगा, नेचुरल सिलेक्शन के बाद जो बेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा। फिर ईयर टू ईयर क्या होती रहेगी, म्यूटेशन होगी और एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ की कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डार्विनिज्म, की कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डार्विनिज्म। आपको पता है की कॉन्सेप्ट, बताओ। जो डार्विनिज्म है बच्चे, नियो डार्विनिज्म के 2 की कॉन्सेप्ट थे। कौन कौन से 2 की कॉन्सेप्ट थे, एक तो है बच्चे आपका कौन सा, एक होगा नेचुरल सिलेक्शन, ऑब्वियसली, क्योंकि डार्विन की जो थ्योरी है वो पूरी नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड है। और दूसरा क्या होगा, म्यूटेशन। म्यूटेशन किसकी वजह से आई है, म्यूटेशन किसने बताया, हुगो डी वेरीज ने, ठीक है, हुगो डी वेरीज ने, अभी मैंने आपको बताया है। और नेचुरल सिलेक्शन किसकी देन है बच्चे, डार्विन की, ठीक है। तो ये की कॉन्सेप्ट है नियो डार्विनिज्म के। डार्विन के क्या थे, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर बच्चे हमने थ्योरीज को कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने म्यूटेशन थ्योरी को अच्छे से पढ़ा, और हमने किसके बारे में पढ़ा है, म्यूटेशन थ्योरी के साथ साथ हमने
उसके पोस्टुलेट्स देखे और एग्जाम्पल्स देखे, और हमने न्यू डार्विनिज्म के पोस्टुलेट्स देखे, एग्जाम्पल्स देखे। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मैंने आपसे क्वेश्चन किया है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की डेफिनेशन, अगर आपका मन है तो आप मुझे बता सकते हो बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट की एक एक डेफिनेशन, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो हम लेक्चर करेंगे वो करेंगे हम नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और हम बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन की टाइप्स, डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग, डिसरप्टिव, सारे के सारी टाइप्स जो नेचुरल सिलेक्शन की है हम वो करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।